नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली सरकार का कड़ा फैसला, मास्क न पहनने पर देना होगा इतने रुपए जुर्माना। जी हां दोस्तों, उपराज्यपाल की हरी झंडी मिलते ही दिल्ली में बिना फेस मास्क बाहर निकलने वाले लोगों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक जुर्माने के तौर पर 500 रुपए वसूले जा रहे थे। जानकारों की माने तो अनलॉक 1 से अब तक दिल्ली सरकार सिर्फ मास्क के चलते हुए जुर्माने से ही करीब 65 करोड़ रुपए वसूल चुकी है। मीडिया को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उपराज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें दिल्ली में कोरोना की स्थिति से अवगत कराया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं और राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारें, बिना मास्क पहनकर बाहर निकलने वाले लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा है कि मैंने सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी राजनीतिक दलों से भी यही कहा है कि आप सभी कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारिए और उनको मास्क देकर सड़क पर भेजिए कि वो लोगों को मास्क बांटें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस में घमासान, राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले पूर्व एमपी फुकरान अंसारी को कारण बताओ नोटिस जारी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस के अंदर शुरू हुई घमासान थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के असंतुष्ट नेता जहां हार को आधार बनाकर पार्टी नेतृत्व पर निशाना साध रहे हैं, वहीं पार्टी ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले पूर्व सांसद फुकरान अंसारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा है कि फुकरान अंसारी को 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। पार्टी नेता फुकरान अंसारी को भेजे नोटिस को एक नजीर के तौर पर देख रहे हैं। एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि इसके बाद दूसरे नेताओं को भी नोटिस देने का रास्ता खुल जाएगा। कांग्रेस के अंदर एक बड़ा तबका शुरुआत से ही पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 असंतुष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहा है। इस पत्र के बाद हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी यह मांग उठी थी, लेकिन उस वक्त पार्टी अध्यक्ष ने पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की नसीहत दी थी। इस वक्त स्थिति बदली हुई है, ऐसे में कांग्रेस सख्त रुख अपनाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पद संभालने के 1 घंटे बाद ही बिहार में शिक्षा मंत्री ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ ही दिनों पहले एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के शपथ लेने के साथ उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। मेवालाल चौधरी ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया था। शिक्षा मंत्री बनाए जाने के बाद से ही उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा था। गुरुवार को शिक्षा मंत्री का पदभार संभालने के 1 घंटे बाद ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मेवालाल ने 12:30 बजे अपना कार्यभार संभाला और 2 बजे तक इस्तीफा भी दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मेवालाल की पत्नी पूर्व विधायक नीता चौधरी की पिछले साल मौत हो चुकी है। आरोप है कि इस मामले के तार कृषि विश्वविद्यालय नियुक्ति घोटाले से जुड़े हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीएम स्वनिधि योजना को मिला बम्पर रेस्पॉन्स, 27 लाख ठेले रेहड़ी वालों ने किया आवेदन। जी हां दोस्तों, इस महामारी की वजह से जिन गरीब रेहड़ी पटरी वालों का धंधा चौपट हो गया है, आर्थिक मदद देकर फिर से उनका कामकाज शुरू कराने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई है, जिसे जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ठेले खोमचे वालों के लिए 10,000 रुपए तक के कर्ज वाली इस योजना के लिए 27.33 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कुल 27,33,497 आवेदनों में से 14.34 लाख आवेदकों को अब तक मंजूरी दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इस स्कीम के तहत 10,000 रुपए का कर्ज आसान शर्तों के साथ दिया जाता है।
समय पर या उससे पहले कर्ज के भुगतान पर 7% की ब्याज सब्सिडी भी मिलती है। और दोस्तों, अगर आप भी इस स्कीम के तहत कर्ज का आवेदन करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वेब पोर्टल www.pmswanidhi.mohua.gov.in पर जाकर इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बाबुल सुप्रियो का ममता बनर्जी पर हमला, कहा पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग कर सत्ता में बनी हुई है दीदी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बाद केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो ने भी राज्य में बहुमत का दावा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम पर ताकत का गलत इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए हैं। समाचार एजेंसी से बातचीत में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के लोग हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर ममता दीदी ताकत में है तो केवल पुलिस और प्रशासन के दुरुपयोग और राजनीतिकरण की बदौलत है। सुप्रियो ने कहा है कि मुझे लगता है कि हम 200 से ज्यादा सीटों से चुनाव जीतेंगे। पिछले महीने 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य में बहुमत हासिल करने का दावा किया था। अपने कार्यक्रम के दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत को वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में मिला 77वां स्थान। जी हां दोस्तों, भारत 45 अंकों के साथ 2020 के व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची में 77वें स्थान पर है। रिश्वत रोधी मानक सेटिंग संगठन ट्रेस की सूची में 194 देशों, क्षेत्रों और स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त क्षेत्रों में व्यापार रिश्वत जोखिम को शामिल किया जाता है। इस साल के आंकड़ों के अनुसार उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिणी सूडान, वेनेजुएला और इरिट्रिया सबसे अधिक व्यापारिक रिश्वत जोखिम वाले देश हैं, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में यह सबसे कम है। साल 2019 में भारत 48 अंकों के साथ 78वें स्थान पर था, जबकि साल 2020 में 45 अंकों के साथ यह 77वें स्थान पर आ गया है। ये अंक 4 कारकों पर आधारित होते हैं, जिसमें सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत, रिश्वत प्रतिरोधक और प्रवर्तन, सरकार और सिविल सेवा पारदर्शिता तथा मीडिया की भूमिका सहित नागरिक संगठन निर्गानी क्षमता शामिल है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। देश में 90 लाख के करीब पहुंचे कोरोना के मामले, 24 घंटे में इतने लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, देश में एक दिन में कोविड-19 के 45,576 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के मामले बढ़कर 89.58 लाख हो गए हैं। वहीं 83.83 लाख से अधिक लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 93.58% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एक दिन में देश में कोविड-19 के 45,576 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के मामले बढ़कर 89,58,483 हो गए हैं। वहीं 585 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,31,578 हो गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दलाई लामा और हांगकांग के मुद्दे पर अमेरिका समेत 5 देशों ने चीन पर कसा शिकंजा। जी हां दोस्तों, हांगकांग के मुद्दे पर अमेरिका की अगुवाई में 5 देशों के एक समूह ने चीन से कहा है कि वह जनप्रतिनिधि का चुनाव करने के हांगकांग के लोगों के अधिकार को कम न करे। इस समूह में अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन शामिल है। उधर अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन के पास अगला दलाई लामा चुनने का कोई अधिकार नहीं है। वह बौद्ध धर्मावलंबियों पर दोष जमाना बंद करे। इन 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी कर हांगकांग के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देने के लिए चीन द्वारा लागू किए गए नए नियम के संबंध में अपनी गंभीर चिंता दोहराई है। हांगकांग में इन दिनों जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच विदेश मंत्रियों ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने एवं सितंबर में होने वाले विधान परिषद चुनाव को स्थगित किए जाने के बाद इस फैसले ने हांगकांग की उच्च स्तर की स्वायत्तता एवं अधिकारों और स्वतंत्रता को कमजोर कर दिया है।
इसी को लेकर हांगकांग में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें काफी लोगों की मौत भी हो चुकी है। अमेरिका समेत कई देश इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को 10.5 साल की हुई जेल। जी हां दोस्तों, आतंकी सरगना हाफिज सईद को 10 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के एंटी टेरर कोर्ट ने सईद को टेरर फंडिंग से जुड़े 2 मामलों में सजा सुनाई है। सईद के साथ जफर इकबाल, याहया मुजाहिद और अब्दुल रहमान मक्की को भी 10.5 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि इस साल हाफिज सईद को चौथी बार सजा सुनाई गई है। आतंकी इस समय लाहौर में एक और टेरर फंडिंग मामले में 5 साल की सजा काट रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सईद पर आतंकी वित्त पोषण, धन शोधन, अवैध रूप से जमीन हड़पने समेत 29 मामले चल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अक्षय कुमार ने यूट्यूबर पर ठोका 500 करोड़ की मानहानि का दावा, लगाए थे यह आरोप। जी हां दोस्तों, अक्षय कुमार ने एक यूट्यूबर पर 500 करोड़ रुपए की मानहानि का केस किया है। राशिद सिद्दीकी नाम के इस यूट्यूबर का दावा था कि अक्षय कुमार ने सुशांत सिंह केस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से गुपचुप बातें करी है। 25 साल का यह यूट्यूबर बिहार का रहने वाला है और सिविल इंजीनियर है। यह यूट्यूब पर FF न्यूज नाम से चैनल चलाता है। इस यूट्यूब ने अक्षय कुमार पर रिया चक्रवर्ती को कनाडा भगाने में मदद करने का भी आरोप लगाया था। इस यूट्यूबर पर आरोप है कि उसने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े फर्जी वीडियो पोस्ट किए थे। यूट्यूबर ने सुशांत सिंह की मौत का इस्तेमाल अपने फॉलोअर्स बढ़ाने और कमाई के लिए किया था। इस मामले में पुलिस अब हरकत में आई है जब शिवसेना के वकील धर्मेंद्र मिश्रा ने इस यूट्यूबर के खिलाफ केस फाइल किया है। मई में इस यूट्यूबर की कमाई महज 296 रुपए थी। वहीं सितंबर में इसने 6,50,898 रुपए कमाए। कोर्ट ने सिद्दीकी को अग्रिम जमानत देते हुए जांच में पुलिस का सहयोग करने के लिए कहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीप में बारिश की गतिविधियों में और कमी आएगी। हालांकि तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां संभव हैं। वहीं मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे 1 लीटर पेट्रोल का भाव 81 रुपए 6 पैसे जबकि 1 लीटर डीजल का भाव 70 रुपए 46 पैसे पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सस्ता हो गया सोना और चांदी, जाने आज के भाव। जी हाँ दोस्तों, HDFC सिक्योरिटीज ने जानकारी दी है कि गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना सस्ता हुआ है। सोने के साथ ही चांदी की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है। इसके पहले वायदा बाजार में भी दोनों कीमती धातुओं के भाव में गिरावट देखने को मिली है। वैश्विक बाजार में भी पीली धातु के भाव पर दबाव देखने को मिल रहा है। दरअसल कोविड-19 वैक्सीन की खबरें आने के बाद निवेशक अधिक जोखिम वाले एसेट्स में निवेश की तरफ मुड़ रहे हैं। यही कारण है कि पीली धातु के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 248 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 49,714 रुपए पर आ गया है। इसके पहले बुधवार को दिन भर के कारोबार के बाद सोने का भाव 49,962 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $1861 प्रति औंस पर बना हुआ है। वहीं सोने की तरह ही चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली सराफा बाजार में चांदी का भाव 853 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ता होकर 61,184 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। इसके पहले कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 62,037 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव $24.02 प्रति औंस पर नजर आया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। यूके की नई ग्रीन पॉलिसी, 2030 से नहीं बेची जाएंगी पेट्रोल डीजल कारें, सिर्फ चलेंगी इलेक्ट्रॉनिक कार। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए साल 2030 से पेट्रोल डीजल वाली कारों की बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। ब्रिटेन दुनिया का पहला देश होगा जहां 10 साल बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही चलेंगी।
ब्रिटेन सरकार ने बुधवार को 10 सूत्री ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन योजना लागू करने की घोषणा की है, जिसमें 1.18 लाख करोड़ रुपए की इस योजना से 2.5 लाख नई नौकरियां तो पैदा ही होंगी, साथ ही देश 2050 तक कार्बन उत्सर्जन से मुक्त भी हो जाएगा। इस योजना के तहत सरकार जीरो अल्ट्रा लो इमिनेशन वाले वाहनों को खरीदने के लिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी भी देगी। इस योजना पर करीब 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ब्रिटेन जीरो इमिशन वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी काम कर रही है ताकि प्रदूषण रोका जा सके। शोधकर्ताओं को हाइड्रोजन से ऐसे विमान और जहाज विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है जिससे उत्सर्जन न हो। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का सफल परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री जॉनसन का कहना है कि लोग ज्यादा साइकिल इस्तेमाल करें। इसके लिए देश में अलग से साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक बनाए जाएंगे। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ब्रिटेन में 2025 तक सभी थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। अभी कोल एनर्जी वाले इक्का दुक्का प्लांट ही काम कर रहे हैं। सरकार बड़े और छोटे पैमाने पर परमाणु संयंत्रों और नए उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों को विकसित करने के लिए करीब 5,170 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान को यूएई ने दिया झटका, नया वीजा जारी करने पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान से मुस्लिम देश भी दूरी बनाने लगे हैं। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अब संयुक्त अरब इमारात ने उसे बड़ा झटका दिया है। यूएई ने पाकिस्तान जाने के लिए जारी होने वाले वीजा पर अस्थायी रोक लगा दी है। यूएई की तरफ से यह रोक पाकिस्तान और अन्य 11 देशों की यात्रा पर लगाई गई है। यूएई का कहना है कि नया वीजा जारी होने पर निलंबन अगले आदेश तक जारी रहेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यूएई की तरफ से वीजा जारी करने पर लगाए गए रोक की पुष्टि की है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूएई के अधिकारियों ने कोविड-19 के दूसरे दौर के प्रकोप को देखते हुए यह फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा है कि हमें जानकारी हुई है कि यूएई ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के लिए अपने यहां से जारी होने वाले नए वीजे पर अस्थायी रोक लगा दी है। यूएई ने जिन देशों के लिए वीजा जारी करने पर रोक लगाई है उनमें पाकिस्तान के अलावा तुर्की, ईरान, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केन्या और अफगानिस्तान शामिल है। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान और यूएई के रिश्तों में गतिरोध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अमेज़न समेत इन सभी पोर्टल का 40 दिन तक विरोध करेंगे देश भर के व्यापारी। जी हां दोस्तों, देश भर में 40 दिन तक अमेज़न सहित सभी ई कॉमर्स पोर्टल का विरोध किया जाएगा। देश भर के कारोबारियों के सबसे बड़े संगठन केट ने यह घोषणा की है। केट का आरोप है कि ई कॉमर्स कंपनियां अपनी मनमानी करने के साथ ही एफडीआई पॉलिसी का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। इसी के खिलाफ देश भर में 20 नवंबर से 31 दिसंबर तक 40 दिन के आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। केट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारती और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेवाल ने नई दिल्ली में आंदोलन की घोषणा करते हुए कहा है कि आंदोलन का उद्देश्य इन ई कॉमर्स कंपनियों को बेनकाब करना है जो सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, देश के रिटेल व्यापार पर कब्जा करने के मंसूबे पाले हुए हैं। केट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेवाल का कहना है कि आंदोलन के दौरान हमारी कुछ मांगे भी हैं, जैसे कि केंद्र सरकार ई कॉमर्स पॉलिसी की तुरंत घोषणा करे, ई कॉमर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन करे, एफडीआई पॉलिसी के प्रेस नोट 2 की खामियों को दूर कर एक नया प्रेस नोट जारी करे। वहीं केंद्र सरकार के साथ ही सभी राज्य सरकार इन कंपनियों को अपने राज्य में माल बेचे जाने से भी रोके। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।